हम तीसरा वर्ल्ड वॉर चाहे किसी भी हथियार से क्यों ना लड़े, मगर चौथा विश्व युद्ध हमें स्टोन्स और स्टिक्स से ही लड़ना होगा। ऐसा कहना था मानव इतिहास के स्मार्टेस्ट लोगों में से एक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स के बाद ये स्टेटमेंट दिया था। एंड दैट इज ट्रू एक्चुअली। फॉलआउट, एलिजियम, मैड मैक्स ऐसी कितनी ही मूवीज आज तक बन चुकी है जो खुद हमारे फ्यूचर को वर्स्ट और पोस्ट एपोकलिप्टिक ही इमेजिन करती है। अब रिसेंटली रिलीज्ड कल की मूवी भी एक ऐसे ही फ्यूचर पे रोशनी डालती है। मगर ये पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड होता क्या है? क्या ये सच्चाई में बदल सकता है? और क्या हम अभी ही पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं? वेल, आज के इस वीडियो में हम फिक्शन से हटकर फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए इसी भविष्य की हकीकत बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, जब भी बात आती है भविष्य की या उससे रिलेटेड इमेजिनेशंस की, तो हमारे जहन में केवल दो ही शब्द आते हैं। एक है पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड और दूसरा है डायस्टोपियन फ्यूचर। मगर इन दोनों का मतलब आखिर होता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो, एपोकलिप्स का मतलब होता है प्रलय, और किसी भयानक प्रलय के बाद जब दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी या तबाह होने की कगार पे आ जाएगी, उसी को कहा जाता है पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में पूरी मूवी हमारे प्रेजेंट डे में एग्जिस्ट करती है, मगर उसका पोस्ट क्रेडिट सीन वॉर के बाद के उस सिनेरियो को पोर्ट्रे करता है जब जंग के बाद धरती की तस्वीर बदल गई होगी। अब ड्यून भी काइंड ऑफ ऐसे ही फ्यूचर को रिजेंबल करता है, जिसमें उनकी दुनिया एआई से एक वक्त पे खत्म होने ही वाली थी कि तभी उन्होंने जैसे तैसे सर्वाइव कर लिया। मगर इस सर्वाइवल की लड़ाई में उनसे बहुत कुछ छीन लिया गया। अब जरूरी नहीं है एपोकलिप्स कोई युद्ध ही हो। एस्ट्रॉइड कोलिजन, टेक्नोलॉजी टेकओवर, एक्सट्रीम पोल्यूशन, ये सब भी एपोकलिप्स की वजह बन सकते हैं, जिनके इफेक्ट से ह्यूमैनिटी तो क्या, कॉस्मोस भी कई लाख साल तक जूझता रहता है। मगर इससे थोड़ा सिमिलर होता है डायस्टोपियन वर्ल्ड। अब जहां पर पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड नेचर की बदतर हालत को हाईलाइट करता है, तो वहीं पर डायस्टोपियन एक ऐसी सोसाइटी को पोर्ट्रे करने के लिए यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अपनी पूरी जिंदगी डर के मारे बिताता हो और उनके ऊपर कोई पावरफुल एविल एंटिटी रूल करती हो। इसका सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल आपके लिए काली पुरुष का ही होगा, जो पूरी सोसाइटी पे रूल करता है और सारे इंसान उससे डर के रहते हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई काली पुरुष से लड़ने की शक्ति होती है और ना ही कोई उम्मीद जिसके लिए वो लड़ सके। अब ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां खाना, पानी, इवन साफ हवा तक आम आदमी की पहुंच से दूर होगी और सब कुछ रूलिंग पार्टी या सोसाइटी के पावरफुल और अमीर लोगों के हाथों में ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे संभव है? ये सारी चीजें तो नेचर की ही है और हम इन सब चीजों को जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। हम जब चाहे तब हवा में सांस ले सकते हैं। फिर आखिर इन रिसोर्सेज पर भला कोई कैसे कब्जा कर सकता है? मगर दोस्तों, यही तो आपकी झूठी कल्पना है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो आप अभी भी एक सूडो डायस्टोपियन वर्ल्ड में जी रहे हैं। बस फर्क ये है कि आप इसे रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और ये मैं आपको अभी साबित कर सकता हूं। दोस्तों, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट का सेल मी दिस पेन वाला सीन तो आपको याद ही होगा। Sell me that pen. Watch. Go on. Let me sell this fucking pen. That's my boy right there. This pen. Fucking sell anything. Why don't you do me a favor? Write your name down on that napkin for me. I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. जिसमें बताया गया था कि पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाओ और फिर उसका सोल्यूशन सप्लाई करो टू बिल्ड ए बिजनेस, राइट? नाउ टेक्निकली देखा जाए तो कैपिटलिस्ट लोगों ने यही तो किया है। अपनी इंडस्ट्रीज का सारा कचरा पहले पानी में फेंक दिया, फिर उसे दूषित कर दिया, फिर अपनी फैक्ट्रीज की गंदी हवा रिलीज करके एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन क्रिएट किया, और बाद में जब पीने लायक पानी और सांस लेने लायक हवा खत्म हो गई, तो हमारे द्वारा यूज किए जाने वाला पानी जो हर जगह फ्री में अवेलेबल है ना, जो हमारी धरती पे ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है, उसी को प्लास्टिक जैसी हार्मफुल चीजों में पैक करके मिनरल वाटर के नाम पे बेचने लगे, और बड़ी इजीली हमें घड़े और सुराई जैसे एक्चुअल हेल्थ बेनिफिट वाले चीजों से हार्मफुल प्लास्टिक की ओर शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि भला हवा कोई कैसे बेच सकता है, बट यू वुड बी शॉक्ड टू नो कि दिल्ली में एक ऑक्सीजन का बार मौजूद था, जहाँ 15 मिनट प्योर ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए लोग 300 रुपए दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, 300 रुपए। मिट्टी जो कभी भारत की शान हुआ करती थी और ऑलमोस्ट हर जमीन उपजाऊ हुआ करती थी, वहां आज इतना क्वालिटी डिग्रेडेशन हो गया है कि लोग पेड़ लगाने के लिए भी मिट्टी तक ऑनलाइन खरीद रहे हैं।
सोचिए जब हवा बिकने लगे, पानी बिकने लगे, मिट्टी और पौधे तक बिकने लगे तो बचा क्या? और ये चीजें ना आगे जाके कम नहीं होंगी। अब समय के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसे में रिसोर्सेज की डिमांड तो बढ़ती ही रहेगी, मगर सप्लाई ये लोग लगातार कम करते रहेंगे। इन रिसोर्सेज को कैपिटलाइज और डिग्रेड कर करके इवेंचुअली ये सारे रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे और नेचर का होते हुए भी इन पर सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों का अधिकार रह जाएगा और हम मजबूर होकर इन्हें खरीदने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब बताओ, अगर ये डायस्टोपियन फ्यूचर नहीं है तो और क्या है? दोस्तों, एपोकलिप्स का सबसे कॉमन कंटेंडर होता है वॉर, और इसे आज आप अपने आसपास देख भी सकते हो। बड़े बड़े देश जब आपस में युद्ध करते हैं तो कई देश जैसे अमेरिका वगैरह उस युद्ध की निंदा तो करते हैं, मगर बाद में ये खबर आती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बांटने वाला देश भी वही है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल अमेरिका का ही हाल हो, युद्ध हर तीसरा देश चाहता है, क्योंकि वॉर इज ए बिजनेस और ये हम कई बार बता चुके हैं। दो देशों के बीच जंग होने की वजह से वो दोनों देश पहले से ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, मगर इसका फायदा उन तीसरे देशों को मिलता है जो इस वॉर में उन दोनों कंट्रीज का सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रिलेशंस डायरेक्टली किसी देश से खराब नहीं हो रहे होते हैं। अगर उनकी सपोर्टिंग कंट्री जीत गई तो ग्लोबल डोमिनेंस तो बढ़ती ही है, और अगर हार भी गई तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि युद्ध में उन्हें वेपनरीज एक्सपोर्ट करके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। अब अगर वॉर नहीं होगा तो ये हथियार भला खरीदेगा ही कौन? कमजोर देशों को कैसे दबाया जाएगा और ग्लोबल डोमिनेंस को और कैसे बढ़ाया जाएगा? चाइना ने कोविड की 1.1 बिलियन वैक्सीन डोजेस कमर्शियली एक्सपोर्ट की थी। अब सोचिए अगर कोविड आता ही नहीं तो ये 1.1 बिलियन वैक्सीन कैसे बिकती? इसका मतलब ये होता है कि चाइना ने पहले से ही वायरस को क्रिएट किया, उसे फैला दिया ताकि प्रॉब्लम बढ़ सके और फिर खुद सॉल्यूशन बेच के तगड़ा प्रॉफिट कमा लिया। देखो, अगर वॉर होती है तो उस इलाके की मिट्टी बंजर हो जाती है, कुछ भी उपजाऊ नहीं रहता और सारे रिसोर्सेज तबाह होते रहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को मिला के। अगर भविष्य में कोई ग्लोबल वॉर हुई जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया तो न्यूक्लियर डिजास्टर की रेडियस में आने वाला सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। जमीन रेतीली सी हो जाएगी, लोग अंडरग्राउंड रहने के लिए मजबूर होंगे, जैसे कि फॉल आउट वेब सीरीज में भी दिखाया गया है। और इस न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट के बाद जीते भले ही कोई भी, पर यह बात एक हकीकत बनेगी कि कैपिटलिस्ट लोग अपने पैसों के दम पे सब कुछ बचा लेंगे। उनके पास अभी भी सारे रिसोर्सेज का एक्सेस होगा, और अगर नहीं भी होगा तो वो अपने पैसों के दम पे उस नई दुनिया में अपना साम्राज्य बना लेंगे। लेकिन जो लोग जमीन से जुड़े हुए होंगे, जिनके पास इतनी अमीरी नहीं होगी, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा और उनके पास उस नई दुनिया में ताकतवर लोगों के नीचे दब के रहने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होगा। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, इजराइल, पैलेस्टीन, हर घटना आपको कहीं ना कहीं इसी भविष्य की ओर जाते हुए नहीं दिखती, जिनकी वजह से ह्यूमैनिटी और प्लैनेट दोनों सफर कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो सावधान होने का समय आ गया है, क्योंकि हम पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड से कोसों दूर नहीं है, बल्कि उसकी दहलीज पे ही खड़े हैं। बस इंतजार है उस दहलीज को लांघने वाले कदम का, जिसकी ओर हम सब इस प्लैनेट को बर्बाद करते हुए धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। अब दोस्तों, हमारे मॉडर्न फिक्शन में भले ही ये पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड अभी हाल फिलहाल में ही आया हो, मगर कल्कि पुराण में इसका डिटेल्ड जिक्र बहुत पहले से ही कर दिया गया था। कल्कि पुराण के पहले अध्याय का 28वां और 29वां श्लोक है, विवाद कालः शुभ्धम केस वेश विभूषणा कालव कूलिन धानिन पूज्य वादार्धूषिका द्विज सन्यासिनो गृहस्किता गृहस्थित्वा विवेकिना गुरुनीना परधर्म ध्वजिना साधु वंचकः। अर्थात कलयुग के लोगों को आपस में लड़ने की आदत होगी और वो आपस में लड़कर ग्रेटर गुड को भूलते रहेंगे। लोग अपने बाल बढ़ाने के लिए बढ़िया कपड़े और जेवर पहनने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहेंगे, और ये सोसाइटी इतनी मटेरियलिस्टिक हो चुकी होगी कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसी को एक महात्मा की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जो लोग सच में रिस्पेक्टेबल होंगे, जो सच में पुण्य आत्मा होंगी, उनके लिए बिना सोचे समझे अपशब्द इस्तेमाल किए जाएंगे और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो सगे माँ बाप ही क्यों ना हो।
दुनिया में करप्ट लीडर्स बढ़ने लगेंगे और लोग सोसाइटी में उन्हीं करप्ट लीडर्स को ही फॉलो करेंगे। औरतों के अंदर का स्वाभिमान खत्म होने लगेगा और वो खुद भी वैश्या प्रणाली की तरफ जाने लगेंगे। अब आप ही कमेंट में बताइए कि क्या आपको सोसाइटी में ऐसी कोई चेंज देखने को मिल रहा है? क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग सोसाइटी का मोरल डिग्रेड जिस तरह से ग्रंथों में डिस्क्राइब किया गया है ना, वो काइंड ऑफ हम सब अपने आसपास फील कर सकते हैं। नाउ एज वी मूव फॉरवर्ड, कल की पुराण में हमें ऐसे फ्यूचर के साइड हिंट्स मिले जहां नेचर और एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका हो और प्रकृति की सुंदरता नष्ट हो चुकी हो, जिसका मतलब कि हम डेवलप तो बहुत करेंगे मगर उस डेवलपमेंट के लिए लगातार अपने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे और इवेंचुअली नेचर बर्बाद कर देंगे। वॉर्स के बढ़ने और नेचर के नष्ट होने की वजह से इंसानों का लाइफ स्पैन काफी कम हो जाएगा और खतरनाक बीमारियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इंसान इस बारे में जानते हुए भी कि वो बर्बाद हो रहे हैं कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि पावर करप्ट लीडर्स के हाथ में होगी। पर तभी उन करप्ट लीडर्स के सामने सुमति नाम की महिला की कोख से जन्मा संभाला से एक मसीहा सफेद घोड़े पे तलवार लेके अधर्म का वध करने निकलेगा, जिसे युगों युगों से कल की पुकारा जाता है और यही कल की अवतार अधर्म का सर्वनाश करके वापस से सतयुग की स्थापना करेंगे और फिर से ह्यूमैनिटी अपने बेटर फॉर्म में रीस्टार्ट हो पाएगी। सनातन इकलौता ऐसा रिलीजन नहीं है जो इस आइडियोलॉजी पे यकीन करता है। क्रिश्चियनिटी और कई धर्म इसी बात पर यकीन करते हैं कि हर नए युग के बाद एक बाढ़ आती है जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है और सब वापस से शुरू होता है। एंड इफ यू लुक क्लोजली, अर्थ हर पीरियड ऑफ टाइम के बाद या तो स्नोबॉल आइस या फिर किसी ऐसे फेज से गुजरती है जिसमें ऑलमोस्ट पूरी पृथ्वी समुद्र में डूब जाती है और नियर मास एक्सटिंक्शन लाइक इवेंट हो जाता है। अब इस पे मानना ना मानना आप पे निर्भर करता है, पर सवाल ये आता है कि हम कल की अवतार के भरोसे बैठे ही क्यों हैं? हम सभी के अंदर ईश्वर है, जिसका मतलब हम सब के अंदर एक कल की अवतार मौजूद है और उसी ईश्वर के खातिर हम खुद क्यों नहीं इस अर्थ को सेव करते हैं? देखो, अगर हम खुद ही प्लैनेट के रिसोर्सेज को प्यूरिफाई करते रहे, कम पोल्यूट करते रहे और ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाते रहे तो हमें सर्वाइवल के लिए ना तो इन कैपिटलिस्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी और ना ही ऑक्सीजन के लिए किसी बाहर जाना पड़ेगा। कल की अवतार के इंतजार से अच्छा हम खुद ही अगर काली पुरुष के खिलाफ जंग छेड़ के ऐसे कदम उठाए जिससे कि ये प्लैनेट सेव किया जा सके और वार्स को रोकने की भरपूर कोशिश करे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन बेहद ही खुशहाल जिंदगी जी सकती है। तो मेरे दोस्त, आप पोल्यूशन और कैपिटलिज्म नाम के इसी काली पुरुष के खिलाफ हमारा साथ देते हुए नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया और कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वैसे कल की 2898 मूवी में अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवी का भी जिक्र किया गया है जो कि कई सालों से जिंदा है और अमर है। अब अगर आप उनके ऊपर भी एक वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली चिरंजीवियों के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा जो कि साइंटिफिकली भी आपको कनेक्ट कर सके। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।